नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, हम जब राजनीति समझने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग पार्टियां, उनकी ताकत कितनी है, उनका नेता कैसा है, उनके पास संगठन कैसा है, उनको वोटर का, जनता का रिस्पांस कैसे मिलता है, प्रतिसाद कैसा मिलता है, वो भी देखते हैं और उससे हम राजनीति समझने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी में, गणतंत्र में जो राजनीति की लड़ाई होती है वो चुनाव में होती है। कौन कितने वोट पा सकता है और कितने वोट पाने के लिए उसे किस ढंग का संगठन होना चाहिए, उसके पास कैसे उम्मीदवार होने चाहिए, लोकल या स्थानीय लेवल पर उसके पास कैसे नेता होने चाहिए, जूनियर या दूसरे लेवल की जो लीडरशिप होती है वो कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करती है, कैसे कैसे साधन इकट्ठा कर सकती है और किस ढंग से लड़ सकती है। ये सब जब इकट्ठा करे तो उसके बाद लड़ने वाले जो है वो इश्यूज ढूंढते हैं कि भाई ये कौन सी जगह है कि हम कहाँ लड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे तरफ आकर्षित हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर हम पर भरोसा करेंगे। ये बाद में आता है, लेकिन पहले ढांचा होना चाहिए। और अगर बेसिकली ढांचा हो जाए, अब देखिए महाराष्ट्र की राजनीति आप ले लेते हैं तो महाराष्ट्र ज़्यादा से ज़्यादा नागरीकरण जिसका हुआ है, शहरीकरण हुआ है, 40% से ज़्यादा वोटर महाराष्ट्र का इस शहरों में बसा है। तो मुंबई हो, पूना हो, नासिक हो, औरंगाबाद हो, नागपुर हो, अमरावती हो, ऐसे जो शहर है बड़े बड़े, यानी आप मान लो कि महाराष्ट्र में कम से कम 20 से ज़्यादा बड़े कॉरपोरेशन हैं, जहाँ 2 या 3 से लेकर 35-36 तक एमएलए एक शहर से चुन कर आते हैं। और आज 288 जो जगह है उसमें से कम 40-45% एमएलए जो है, मानो कम से कम 50% एमएलए जो है वो शहरी विभाग से चुनकर आते। छोटे शहर हो गए, छोटे कस्बे हो गए, लेकिन वो शहर बन चुके। तो इसलिए उस शहर में जो पार्टी अपना सिक्का जमाए या ऑर्गेनाइजेशन पक्की करे तो वो कुछ कर सकती है। और राज ठाकरे जिन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी बनाई थी, उनको शुरू के दिनों में अच्छा रिस्पांस मिला था। यानी पहले चुनाव में ही उनको 13 एमएलए मिले थे, उसमें से 6 मुंबई के थे, 3 कल्याण के थे और 3 नासिक के थे, 1 औरंगाबाद का था। अब देखिए ये तीनों जगह कौन सी है? मुंबई सबसे बड़ा सिटी है, सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है। कल्याण मुंबई के नज़दीक का एक बड़ा सिटी है। नासिक पूरा का पूरा नॉर्थ महाराष्ट्र में एक बड़ा सेंटर माना जाता है। तो उस सिटी के तीनों एमएलए मनसे को, एमएनएस को मिले थे और एक औरंगाबाद की नज़दीक से चुन कर आया था। तो शहर की ताकत महाराष्ट्र में क्या होती है? शहरी मतदाता की ताकत महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गिनी जाती है। और अगर आप बारीकी से देखें तो 1966 में जब शिवसेना स्थापन हुई, वहाँ से शिवसेना की शुरुआत मुंबई और ठाणे में हुई थी, जब ठाणे विकसित हो रहा था और मुंबई तो पहले से ही मेगा सिटी का बड़ा सिटी था। तो उसके बाद शिवसेना की ताकत जब बढ़ती गई वो सिटीज़ में बढ़ती गई और आखिरी पड़ाव में शिवसेना गांव तक जा पहुंची। तो जब शुरुआत होती है तो मनसे को रिस्पांस अच्छा मिला था, लेकिन वो राज ठाकरे शायद समझ नहीं पाए। उस पर आगे चलकर उन्होंने अपनी पार्टी बढ़ाने के बजाय बड़बोलेपन किया था। लेकिन अब पिछले 5-7 साल में जो उनका नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोग उनकी पार्टी छोड़कर गए, लेकिन वो हटे नहीं, डरे नहीं या निराश नहीं हुए। इन्होंने
राज ठाकरे ने पिछले 1 साल से फिर से अपनी पार्टी एकजुट करने की कोशिश की है और वो मौका ढूंढ रहे। एक बात सीधी है कि ये शिवसेना से निकली हुई दूसरी पार्टी है। वो शिवसेना का स्पेस है, वो पकड़ना चाहेगी, शिवसेना की जगह लेना चाहेगी। और आज जबकि शिवसेना अपना एंटी कांग्रेस ये जो पॉलिसी थी वो छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी जो दूसरी कांग्रेस है उनके साथ चली गई है, तो मान लो कि शिवसेना का जो आत्मा है, स्पिरिट है, जो एंटी कांग्रेस है, वो ग्रैब करना मनसे के लिए बहुत आसान है, जो बीजेपी के लिए आसान नहीं है। शिवसेना का जो स्पिरिट है, शिवसेना की जो मानसिकता है, वो बीजेपी से अलग है। वो हिंदुत्व मानते हैं, बिल्कुल सब ठीक है, लेकिन फिर भी वो महाराष्ट्र की अस्मिता मानते हैं। और उसी कारण से कांग्रेस के खिलाफ आज तक शिवसेना खड़ी थी। वही शिवसेना अगर कांग्रेस के साथ चली गई है तो वो स्पेस थोड़ा थोड़ा खाली हो रहा है, लेकिन वो पूरा का पूरा बीजेपी के पास नहीं जाएगा। शिवसेना का जो हिंदुत्व का स्पेस है वो बीजेपी खा सकती है, लेकिन मराठी अस्मिता ये जो स्पेस है वो अगर शिवसेना के हाथ से निकलता है तो मन से वो स्पेस ले सकती है, वो अवकाश ले सकती है। अब और एक बात देखिए कि ये तो मन से करेगी क्या मन से हिंदुत्व की ओर भी झुकेगी, बीजेपी के साथ जाएगी, ये चर्चा होती रही। फिर भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, आज तक हुआ नहीं, और उसकी कोई सिग्नल भी नहीं आ रहे। लेकिन एक बात साफ है कि जो स्पेस शिवसेना छोड़ रही है वो स्पेस ग्रैब करने के लिए राज ठाकरे अपनी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और उसका पहला सिग्नल परसों उनकी जो मीटिंग औरंगाबाद में हुई, वो नासिक में बार बार जाते थे, पुणे में बार बार जाते थे, मुंबई में तो राज ठाकरे रहते, तो यहाँ इनका अपने कार्यकर्ता नेताओं से चर्चा वगैरह होती रहती है। लेकिन पहली बार बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद, या आप बोल सकते हैं कोरोना के बाद, पहली बार राज ठाकरे औरंगाबाद गए थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बात की, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरवेम क्या किया है, फेरबदल की कुछ किया है। एक भाषण में उन्होंने एक सिग्नल दिया है, वो मुझे बहुत बड़ा सिग्नल लगता है, बहुत बड़ा सिग्नल है। इन्होंने बताया कि अमरावती में जो हुआ, कल परसों आपको याद होगा, 1 महीने पहले अमरावती में जो दंगा हुआ था और उधर संचार बंदी वगैरह लगानी पड़ी, 144 लगाया गया, बहुत लोगों की रजा अकादमी ने कुछ किया था त्रिपुरा के कारण वगैरह, कि त्रिपुरा में मस्जिद गिराई गई, मस्जिद की विटंबना हुई वगैरह वगैरह बोलकर अमरावती में जो दंगा हो गया, उसके बाद असलियत में शिवसेना को मैदान में आना जरूरी था। जब कभी दुनिया में कुछ ऐसा हो जाए और महाराष्ट्र में कोई मुस्लिम संगठन आक्रामक हो जाए तो शिवसैनिक अपने आप मैदान में निकल आते थे। बाला साहब को उसके लिए शिवसेना प्रमुख को आदेश नहीं देना पड़ता था। लेकिन आज बात यह कि बाला साहब तो है नहीं, और शिवसेना के पार्टी के प्रमुख जो है उद्धव ठाकरे, वही चीफ मिनिस्टर बने बैठे, तो वो कानून व्यवस्था जिसके हाथ में है वो ही नहीं बोल सकता कि भैया रास्ते पर उतर जाओ और ये जो दंगा फसाद करने वाले मुस्लिम गुंडे उनका सामना करो, ये तो चीफ मिनिस्टर नहीं बोल सकता। और बाकी कोई शिवसेना में नेता भी नहीं बचा है। पिछले 2 साल में उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर होने के बाद और एक ही नेता है जिसको हम संजय राउत नाम से पहचानते, बाकी शिवसेना में कोई नेता ही बचा नहीं है। इसलिए अमरावती में जो कुछ हुआ रजा अकादमी के प्रेरणा से या लीडरशिप में, उसका सामना करने के लिए कोई शिवसैनिक रास्ते पर उतरा ही नहीं, बोला भी नहीं। इससे हमको पता चलता है कि शिवसेना का जो हिंदुत्व का स्पेस है वो शिवसेना ने खाली कर दिया है। भैया जिसको चाहिए वो शिवसेना का हिंदुत्व है, वो उठाकर लड़ सकता है, जो कुछ करना है कर सकता है, हम तो करने वाले नहीं।
शिवसेना कुछ करने वाली नहीं है। जब तक हमको चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए, हमको मिनिस्टरशिप चाहिए, तो हमारे सब नेता सरकार में बने बैठेंगे, बंगले में रहेंगे, गाड़ी में घूमेंगे, कानून व्यवस्था देखेंगे, एसटी कर्मचारियों को मेस्मा लगाएंगे, धमकाएंगे। अगर शिवसेना के खिलाफ कोई बोला तो उसको उठाकर बंद कर देंगे, पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। लेकिन हिंदुत्व पर हमला हो जाए तो शिवसेना रास्ते पर आने वाली नहीं है। ये सिग्नल अमरावती के बाद मिला था। वैसे तो वीर सावरकर का अपमान कांग्रेस बार बार कर रही है, लेकिन शिवसेना उसके बारे में नाराजगी तक व्यक्त नहीं करती। इतनी शिवसेना शरण जा चुकी है। इन शॉर्ट, शिवसेना ने हिंदुत्व का स्पेस छोड़ ही दिया है, लेकिन वो स्पेस है ऐसा कि जहां आक्रामक शिवसेना दिखाई देती है, आक्रामक हिंदुत्व जो दिखाई देता है, वो बीजेपी की मानसिकता नहीं है। हाँ, बीजेपी बंद पुकार सकती है, धरना करेगी, लेकिन जाके पत्थर मारो, कांच तोड़ दो, ऐसा जो कुछ होता है वो, या कुछ चीज़ें जला दो, ये तो बीजेपी के मानसिकता नहीं है, वो शिवसेना की थी। और शिवसेना चुप बैठ गई तो स्पेस खाली हो जाता है, और राज ठाकरे वही स्पेस लेना चाहते, और उसका सिग्नल उन्होंने औरंगाबाद में दिया। देखिए, औरंगाबाद तो हिंदू मुस्लिम झगड़े का एक सेंटर माना जाता है। मुंबई ठाणे के बाद शिवसेना पहली बार अपनी ताकत दिखा सकी 1988 में, तो वो औरंगाबाद में थी, और इसका कारण यही था हिंदू मुस्लिम डिवाइड। और वही जाकर राज ठाकरे बोल रहे कि जो अमरावती में हुआ, अगर उसका रिपीट कहीं महाराष्ट्र में होता है तो छोड़ना नहीं। एक ही सेंटेंस है, एक वाक्य है, लेकिन हम उसमें से सिग्नल समझने की कोशिश करें तो बात साफ है। शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ा है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी, संभावना कहीं खड़ी हो जाती है तो वो संभावना, वो अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं। ये संदेश राज ठाकरे ने अपने अनुयायियों को दिया है। जो अनुयायी है, उनके कार्यकर्ता है, उनको बताया कि अगर अमरावती जैसी घटना अगर महाराष्ट्र में कहीं भी होती है तो रास्ते पर उतर जाओ। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ऐसा भी उन्होंने कहा, सिर्फ एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, समझ जाओ। राज ठाकरे क्या बोले? मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक सेंटेंस बोलूँगा, समझ जाओ। उनका कहना इतना सीधा साधा है कि अमरावती जैसी घटना होती है तो रास्ते पर निकल आओ, डटकर मुकाबला करना। मतलब यह है कि ऐसे मामले में सत्ता में बैठी शिवसेना कुछ भी नहीं करेगी, और हमको वो सब करना है जिससे वो हिंदुत्व का, शिवसेना का स्पेस हमारा बन जाएगा। कैसी शिवसेना बुरी फंसी है ये हम समझ सकते। ये शेर अभी मैदान में उतरा है। 2 साल से चुपचाप बैठा ये शेर, जो ओरिजिनली शिवसेना का शेर है, वो अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनकर अलग पार्टी के नाम से सामने आया है। वो अब खुले मैदान में आ गया। और आपको याद दिला दूं, 2011 या 12 का साल था, और कहीं म्यांमार में कुछ हुआ था। इसके खिलाफ मुंबई में रजा अकादमी, जो मुस्लिमों का संगठन है, उसने एक रैली की थी, और उसमें बहुत बड़ा दंगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के इर्द गिर्द का जो इलाका है, आज़ाद मैदान का, वहाँ हुआ था। बस जलाई गई थी, इमारतों पर पत्थर फेंके गए थे, महिला पुलिस की इज्जत लूटी गई थी, ये सब हुआ था। तब बाकी सब पार्टियां चुप बैठी थी, अकेली पार्टी मैदान में उतरी, अकेला नेता मैदान में उतरा, वो भी राज ठाकरे था, और उनकी पार्टी MNS मन से थी।
उन्होंने मोर्चा निकाला था, मूक मोर्चा, उसको भी पुलिस ने बैन किया था। फिर भी उन्होंने बोला कि जो करना है पुलिस करे, हम तो रास्ते पर आएंगे। और राज ठाकरे ने चौपाटी से लेकर नरीमन पॉइंट तक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था। हजारों लाखों की तादाद में लोग उसमें शामिल हुए थे। और उसके बाद जो मीटिंग हुई, वहाँ अपनी पुलिस की ऑर्डर डिफाई करके एक पुलिस हवलदार ने राज ठाकरे को जाकर गुलाब का पुष्प दिया था, उनका अभिनंदन किया था। रजा अकादमी अमरावती में भी गड़बड़ की है, मालेगांव में भी गड़बड़ की है, और उस वक्त 10 साल पहले रजा अकादमी ने ही मुंबई में गड़बड़ की थी, तब राज ठाकरे खड़े हुए थे। लेकिन तब शिवसेना का हिंदुत्व का स्पेस ग्रैब करना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त शिवसेना हिंदुत्व की बात करती थी। आज शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है और ये शेर मैदान में आ गया और वो बोल रहा है कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी हो तो छोड़ना नहीं, लपक लेना, घर से बाहर निकलना। ये फिर से ऐसा महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो अकेली मन से उसके सामने खड़ी हो जाएगी और खड़े हो जाओ। ये आदेश उन्होंने अपने जो उनके कार्यकर्ता है, उनको मानने वाले, उनको दे दिया है। इसका मतलब सीधा है कि सत्ता में गई हुई शिवसेना अब हिंदुत्व के मामले में फंसेगी और उनको फंसाने वाला उनका ही पुराना नेता है, जिसका नाम है राज ठाकरे, जिसकी पार्टी है मनसे। दोस्तों, आज यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।